हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप ऑल यू फिट एंड फाइन। या स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर जो टॉपिक हमने रीड आउट किया था उस टॉपिक के अंदर हमने वाइल लूप के बारे में देखा और वाइल लूप के प्रैक्टिस प्रोग्राम्स भी देखे। आज हम वाइल लूप के बाद नेक्स्ट लूप स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ए फॉर लूप। तो वाइल लूप और फॉर लूप मैंने आपको बताया था कि दो तरह के हम लूप यूज़ में लेते हैं। एक लूप होता है वाइल लूप और दूसरा लूप होता है फॉर लूप। तो बेटा दोनों ही लूप में मेन जो डिफरेंट है वो डिफरेंट अगर देखा जाए तो दोनों लूप हमारे लिए सेम ही है, दोनों सेम बेस पर वर्क करते हैं। बट दोनों में जो डिफरेंट ये है कि वाइल लूप को हम बेसिकली कंडीशनल लूप भी कहते हैं और फॉर लूप को हम एक काउंटिंग लूप भी कहते हैं। और दोनों ही लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है। इट मीन्स कि जब तक कंडीशन ट्रू मिलेगी तब तक लूप चलता रहेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स मिलेगी लूप उससे टर्मिनेट होकर बाहर निकल जाएगा। अब इस वाले केस में प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो मैंने आपको प्रोग्राम समझाया, जो मैंने आपको स्टेटमेंट समझाई थी, वो सारी स्टेटमेंट हमने वाइल लूप के थ्रू देखे थे। लेकिन वाइल लूप से ज़्यादा आज मार्केट के अंदर फॉर लूप का यूज़ होता है, क्योंकि वाइल लूप और फॉर लूप में मेन जो अगर सिंटेक्स का एग्जांपल अगर देखा जाए या उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर के बेस पर वाइल लूप थोड़ा ज़्यादा लेंथी होता है, जबकि उसके रिगार्डिंग अगर हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं तो उसमें सारी स्टेटमेंट एक साथ होती है। इसलिए मल्टीपल पर्सन्स बेसिकली फॉर लूप का ही यूज करते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल केस में फॉर लूप होता क्या है, फॉर लूप का यूज़ हम कैसे करते हैं, कैसे इसे प्रोसेस करते हैं, किस तरह से इसे यूज करते हैं, इस चीज़ को समझने से पहले फॉर लूप के सिंटैक्स के अंदर एक फंक्शन यूज़ में आता है। उस फंक्शन को हम कहते हैं रेंज फंक्शन। कि सबसे पहले केस में अगर हम फॉर लूप को समझना चाहते हैं तो फॉर लूप को समझने से पहले हमें एक फंक्शन यूज़ में आता है जिस फंक्शन को हम कहते हैं रेंज फंक्शन, क्योंकि सीक्वेंसिंग ऑफ फंक्शन कि पर्टिकुलर जो नंबर आप इनपुट कर रहे हैं वो नंबर उस लिस्ट या उस सीक्वेंस में अवेलेबल है या नहीं है। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम फॉर लूप के अंदर रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। तो पहले हमें उस फंक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर लूप के सिंटैक्स से पहले हमारे पास एक फंक्शन यूज में आता है फॉर लूप के अंदर, उस फंक्शन को हम कहते हैं रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन होता क्या है, आखिर रेंज फंक्शन हम यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में बिफोर वी स्टार्ट विथ लूप स्पेशली फॉर लूप इन पाइथन, लेट अस डिस्कस द रेंज फंक्शन ऑफ पाइथन विच इज़ यूज्ड विद द पाइथन फॉर लूप। कि रेंज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो बेसिकली फॉर लूप के साथ में काम करता है। द रेंज फंक्शन ऑफ पाइथन जनरेट ए लिस्ट विथ ईच स्पेशल सीक्वेंस टाइप। ए सीक्वेंस इज ए पाइथन सक्सेशन ऑफ वैल्यूज बाउंड टुगेदर बाय ए सिंगल नेम। कि एक्चुअल में रेंज फंक्शन का यूज बेटा ये होता है कि रेंज फंक्शन एक्चुअल में एक सीक्वेंसिंग टाइप वेरिएबल होता है जो मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ ग्रुप में स्टोर करके रखता है। कि हम सीक्वेंस ऑर्डर में वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं और सीक्वेंस लिस्ट ऑर्डर में वैल्यूज़ को ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। सीक्वेंस टाइप्स आर स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एक्सेट्रा। कि जब हम वाइल लूप का यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि वाइल लूप में पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसके बाद कंडीशन को चेक कराते हैं और कंडीशन चेक होने के बाद उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो हमारी थ्री स्टेटमेंट यूज़ में आती है जिनको हमें प्रोसेस करना होता है। लेकिन वाइल लूप के अंदर यहाँ पे 3 या 4 लाइन्स यूज़ में नहीं आती है। वाइल लूप फॉर लूप के अंदर दो लाइनों से ही काम कर सकते हैं। प्रोग्राम हमारा छोटा हो जाता है और इजीली उसे हम प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन जब फॉर लूप का यूज करते हैं तो फॉर लूप के अंदर किसी प्रोग्राम को सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंटली एक फंक्शन यूज में आता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं रेंज फंक्शन। जब बेटा हम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं तो रेंज फंक्शन में सिंटेक्स होता है। उस सिंटेक्स में रेंज कीवर्ड के बाद ब्रैकेट की ओपनिंग क्लोजिंग होगी और ब्रैकेट की ओपनिंग क्लोजिंग होने के बाद इस फंक्शन के अंदर बेसिकली 2 पैरामीटर्स पास होते हैं, जिनमें पहला पैरामीटर होता है लोअर यूनिट और दूसरा पैरामीटर होता है अपर लिमिट। कि बेसिकली जब फॉर लूप का यूज़ होता है तो फॉर लूप में जो रेंज फंक्शन होता है उस रेंज फंक्शन के अंदर बेसिकली 2 पैरामीटर्स पास होते हैं, इट मीन 2 वेरिएबल पास होते हैं। उन 2 वेरिएबल में पहला जो वेरिएबल होता है उसे कहते हैं लोअर लिमिट और दूसरा जो पैरामीटर होता है उसे कहते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का मतलब ये है कि जैसे आज मुझे 1 से लेकर 50 तक कोई नंबर प्रिंट कराना है, मुझे 1 से लेकर 50 तक कोई नंबर प्रिंट कराना है, तो मुझे पता है कि मैं 1 से लेकर 50 तक नंबर प्रिंट कराने के लिए 1 से लेकर चलाता रहूँगा, लूप चलेगा और कहाँ तक चलेगा, 50 तक चलेगा। अब 50 तक चलने के बाद यहाँ पर जो स्टार्टिंग वैल्यू है मेरी, लूप मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक चल रहा है, 50 तक चल रहा है। तो जब हमने वाइल लूप का यूज़ देखा था तो वाइल लूप के केस में हम इनिशियलाइजेशन करते हैं और इनिशियलाइजेशन करने के बाद हम कंडीशन को चेक कराते हैं कि पर्टिकुलर कंडीशन उस लास्ट स्टेटमेंट तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। अगर कंडीशन ट्रू मिलेगी तो स्टेटमेंट चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स मिलेगी तो स्टेटमेंट बाहर निकल जाएगा, लूप के टर्मिनेट होकर बाहर निकल जाएगा। तो वहाँ पर हम स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू डिसाइड करते हैं।
उसी टाइप से जब फॉर लूप का यूज़ होता है तो फॉर लूप के अंदर लेस देन ग्रेटर देन का कोई यूज़ नहीं होता है, इक्वल इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू का कोई यूज़ नहीं होता है। इसमें बेसिकली कंडीशन चेक करने के लिए हम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। जब रेंज फंक्शन का यूज करते हैं तो उसमें दो पैरामीटर पास होते हैं, जिनमें पहला पैरामीटर होता है लोअर लिमिट और दूसरा पैरामीटर होता है उस पैरामीटर को हम कहते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट का मतलब ये हो गया कि आपका लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। तो ये इसकी लिमिट मानी जाती है लोअर लिमिट और ये लिमिट मानी जाती है इसकी अपर लिमिट। तो बेसिकली लोअर लिमिट को हम एल से डिफाइन करते हैं और अपर लिमिट को हम यू से डिफाइन करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपर लिमिट जो होती है वो हमेशा अपर -1 होती है। इट मीन्स कि आपने अगर लूप को 1 से स्टार्ट किया है तो लूप आपका कहाँ तक चलेगा, 49 तक चलेगा। आपने अगर लूप को यहाँ से 1 से स्टार्ट किया तो लूप कहाँ तक चलेगा, 49 तक चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं तो रेंज फंक्शन में लोअर लिमिट बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा 0 होती है। बाय डिफ़ॉल्ट लोअर लिमिट क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब आपने 1 से स्टार्ट किया है तो वो हमेशा अपर लिमिट -1 चलेगा, एक कम चलेगा। तो आपने लूप अगर 1 से स्टार्ट किया तो आपने 50 तक चलाया तो लूप कहाँ तक चलेगा, 49 तक चलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोअर लिमिट इक्वल टू लोअर लिमिट कॉमा अपर लिमिट -1 हमेशा एक एक का डिक्रीमेंट होगा, एक स्टेप कम चलेगी। अगर आपने लूप को 0 से स्टार्ट किया तो आपका लूप 0 से लेकर 49 तक चलेगा। अगर आपने 1 से स्टार्ट किया तो 50 तक चलेगा। सॉरी, अगर आपने 0 से स्टार्ट किया तो 49 तक चलेगा। अगर आपने 1 से स्टार्ट किया है तो लूप आपको कहाँ तक चलाना पड़ेगा, 50 तक चलाना पड़ेगा। इट मीन्स कि जो भी लिमिट आपने दे रखी है उससे एक कम स्टेप चलेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अब इस चीज़ को समझने के लिए दूसरी चीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब रेंज फंक्शन का यूज करते हैं, जब भी रेंज फंक्शन को यूज किया जाता है, इसे प्रोसेस किया जाता है। तो रेंज फंक्शन के अंदर हम 2 पैरामीटर पास करते हैं। इन 2 पैरामीटर में अगर हमने उसके अंदर एक ही पैरामीटर पास किया, अगर हमने रेंज फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर की जगह हमने अगर एक ही पैरामीटर पास किया तो वो पैरामीटर हमेशा इसका हायर रेंज, इट मीन्स अपर लिमिट माना जाएगा। तो लोअर लिमिट अगर आपने डिफाइन नहीं की है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी पोजीशन हमेशा 0 से काउंट होगी। इट मीन्स फॉर एग्जांपल, इस चीज़ को समझने के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं। इस एग्जांपल के अंदर सबसे पहले हम रेंज फंक्शन का यूज किया। रेंज फंक्शन के हमने 10 पास कर दिया। तो इस वाले सिंटेक्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले सिंटेक्स के अंदर मैंने यहाँ पर 10 पास किया, बट यहाँ पर मैंने एक ही पैरामीटर पास कर रखा है। तो इस 10 का मतलब ये हो गया कि लूप आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक चलाना चाहते हैं, 10 तक चलाना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर स्टार्टिंग लिमिट नहीं दे रखी है। इस वाले लूप के अंदर आपने स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दे रखी है। जब आपने स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दे रखी है तो बाय डिफ़ॉल्ट लूप आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और आपने लास्ट पोजीशन क्या दे रखी है, 10 दे रखी है। तो 0 से लेकर 9 तक लूप चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अपर लिमिट -1 होती है। तो इसका मतलब हो गया कि आज आपने अगर इस वाले केस में रेंज फंक्शन का यूज किया तो जो आपका सीक्वेंस प्रिंट होगा, जो आपकी वैल्यू प्रिंट होगी, वो वैल्यू आपकी 0 से लेकर 9 तक प्रिंट होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 से लेकर 9 तक आएगा। इसी टाइप में इन केस ऑफ मुझे अगर सेकंड केस मैंने यहाँ पे लगाया कि रेंज फंक्शन के मैंने पास किया 5,10, यहाँ पे क्या पास किया मैंने, 5,10 पास किया। जब मैंने यहाँ पर 5,10 पास किया तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो 5 है वो लोअर लिमिट है और यहाँ पे जो 10 आ रहा है वो मेरे लिए अपर लिमिट है। एल जो आ रहा है वो मेरे लोअर लिमिट हो जाएगा और 10 क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से आ रही है, 5 से आ रही है। कहाँ तक चल रहा है, 10 तक चल रहा है। तो लूप कहाँ से लेके कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा। बट हम जानते हैं कि अपर लिमिट -1, तो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से। तो 5, 6, 7, 8 एंड 9 तक लूप चलेगा और जैसे ही 10 तक पहुँचेगा ये बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9 आ जाएगा। तो इस तरह से आप रेंज फंक्शन का यूज़ में ले सकते हैं। इसी टाइप से जब रेंज फंक्शन का यूज़ होता है तो इन केस ऑफ, अभी हम जब इसमें ध्यान से देख रहे हैं, हमने इस सिंटेक्स को ट्रेली किया तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इस वाले सिंटेक्स के अंदर हमने रेंज फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट नहीं किया। रेंज फंक्शन के अंदर हमने इंक्रीमेंट नहीं किया। जब इंक्रीमेंट नहीं किया तो उस वाले केस में लोअर लिमिट से लूप चलकर कहाँ तक चल रहा है, अपर लिमिट तक चल रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंक्रीमेंट हो रहा है, वैल्यूज़ का जो इंक्रीमेंट हो रहा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट हमेशा +1 का हो रहा है। इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, +1 का हो रहा है। कि जैसे आज हमने यहाँ 10 पास किया तो 10 पास करने मतलब ये हो गया कि अगर हमने स्टार्टिंग वैल्यू पास नहीं की तो लूप हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक चल रहा है, 10 तक चल रहा है, 10 - 1 9 तक चल रहा है। तो फर्स्ट केस में आंसर क्या आ रहा है, 0।
नेक्स्ट टाइम जब इंक्रीमेंट होगा तो ऑटो इंक्रीमेंट के बेस पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, एक का इंक्रीमेंट होगा, एक एक का इंक्रीमेंट चलेगा। तो नेक्स्ट केस में 1 हो जाएगा, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, 7, 8 और 9 तक चलेगा। जैसे ही 9 से 10 होगा ये लूप बाहर निकल जाएगा और रेंज फंक्शन को एक्सेस नहीं करेगा। नेक्स्ट वाले केस में हमने यहाँ पर रेंज फंक्शन के अंदर 5, 10 पास किया। रेंज फंक्शन के अंदर क्या पास किया हमने, 5, 10 पास किया। बट जैसे ही 5, 10 पास किया था इसका मतलब हो गया कि आई की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है। कहाँ तक लूप चलना चाहिए, 10 तक चलना चाहिए। तो 5, 10 पास करने के बाद स्टार्टिंग वैल्यू मेरी 5 आ रही है। नेक्स्ट केस में 6 हो जाएगी, देन 7 होगी, देन 8 होगी, देन 9 होगी। तो इस तरह से इसका बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट जो हो रहा है इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट 1, 1 का हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एक एक का इंक्रीमेंट नहीं करना है। मुझे 5 के बाद 7 प्रिंट कराना है, 7 को 9 प्रिंट करना है, 9 के बाद 11 प्रिंट कराना है और 2, 2 का इंक्रीमेंट करना है, 3, 3 का इंक्रीमेंट करना है या 4, 4 या 5, 5 का इंक्रीमेंट करना है। तो इन केस ऑफ अगर आप ये चाहते हैं कि रेंज फंक्शन के थ्रू हम एक एक की जगह मल्टीपल का इंक्रीमेंट कर सकें या मल्टी वैल्यू को हम इंक्रीज करा सकें, तो मल्टी वैल्यू इंक्रीज कराने के लिए इसी रेंज फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर और पास होता है। उस पैरामीटर को हम कहते हैं स्टेप। उस पैरामीटर को क्या कहते हैं, स्टेप पैरामीटर। लेकिन बेटा यहाँ पे जो स्टेप पैरामीटर आ रहा है इस पैरामीटर को हम ऑप्शनल मानते हैं। इस पैरामीटर को क्या कहते हैं, ऑप्शनल कहते हैं, क्योंकि ये जो पैरामीटर आपका पास हो रहा है ये पैरामीटर कंपलसरी नहीं है। अगर आप रेंज फंक्शन में पास करेंगे तो भी रिक्वायर्ड हो जाएगा, अगर आप पास नहीं करेंगे तो कोई एरर जनरेट नहीं होगी, कोई मिस्टेक नहीं आएगी। सेम टू सेम केस में आपने जब लोअर लिमिट पास नहीं की तो लोअर लिमिट पास करने के बाद भी प्रोग्राम में रेंज फंक्शन के तो कोई एरर नहीं आएगी, बट वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, 0 से इनिशियलाइज कर देगा। उसी टाइप से यहाँ पर आपने स्टेप पैरामीटर जो है इंक्रीमेंट के लिए, मल्टी इंक्रीमेंट के लिए आ रहा है, तो उसे अगर आपने डिफाइन नहीं किया तो यहाँ पर एरर नहीं आएगी। ये सिर्फ एक ऑप्शनल टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे इन दोनों केसेस के अंदर मेरा जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट में मेरे पास 0 से लेकर 9 तक चल रहा है, 5 से लेकर 10 तक चल रहा है, 9 तक चल रहा है। अगर मुझे एक एक का इंक्रीमेंट नहीं करना है और मैं मल्टीपल इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ कि कई बार मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आएंगे जिन सिचुएशन के अंदर मुझे एक एक वैल्यू का इंक्रीमेंट नहीं करना, मुझे मल्टी वैल्यू का इंक्रीमेंट कराना है। तो मल्टी वैल्यू का इंक्रीमेंट कराने के लिए आप स्टेप वैल्यू का यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रेंज फंक्शन का यूज़ किया और रेंज फंक्शन के अंदर वैल्यू पास कराई 5, 15, 3, तो यहाँ पर ये जो आ रहा है वो लोअर लिमिट है, ये जो आ रहा है वो अपर लिमिट है और ये जो आ रहा है मेरे पास वो मेरे लिए स्टेप वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा हूँ, 5 से कर रहा हूँ। कहाँ तक जाना है, मुझे 15 तक जाना है। तो फर्स्ट केस में आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। जैसे ही आपने यहाँ पे 3 पास किया तो 3 क्या कर देगा, इसका इंक्रीमेंट कर देगा। तो फर्स्ट केस में वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 5 प्रिंट होगी। 5 प्रिंट करने के बाद 3 इसमें प्लस हो जाएगा तो नेक्स्ट केस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब वापस नेक्स्ट केस में जाएगा तो 11 हो जाएगा, नेक्स्ट केस में आएगा तो 14 हो जाएगा। और 14 होने के बाद वापस जब 3 करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बट यहाँ पर जो 17 आ रहा है वो 15 से ग्रेटर देन है, इसीलिए यहाँ पर 17 तक लूप चलेगा ही नहीं। तो स्टेप वैल्यू कहाँ तक प्रिंट होगी, 5, 8, 11 एंड 14 हो जाएगी। वापस समझा रहा हूँ कि इन दोनों केसेस के अंदर हमने स्टेप वैल्यू का यूज़ नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो इंक्रीमेंट हमारा 1, 1 का आ रहा है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमें 1, 1 का इंक्रीमेंट नहीं करना है, हमें अपने वेरिएबल के अंदर मल्टी वैल्यू का इंक्रीमेंट करना है कि मुझे 2 का इंक्रीमेंट करना है या 5 का इंक्रीमेंट करना है या 10 का इंक्रीमेंट करना है, वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो अगर आप मल्टी इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो मल्टीपल इंक्रीमेंट करने के लिए हम रेंज फंक्शन के अंदर माइनस या प्लस कराने के लिए, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराने के लिए स्टेप वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। जब स्टेप वेरिएबल का यूज करेंगे तो उस वाले केस में हम स्टेप वैल्यू को पास कराएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने लूप स्टार्ट किया, मुझे 5 से लेकर 15 तक लूप चलाना है, लेकिन मुझे हर बार 3, 3 का इंक्रीमेंट कराना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, 15 तक चलेगा, इंक्रीमेंट कितने का होगा, 3 का होगा। तो फर्स्ट केस में जब मैं वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगी, 5 प्रिंट होगी। 5 + 3 हो जाएगा तो नेक्स्ट केस में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। वापस 3 प्रिंट हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। वापस 3 का ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। वापस जब 3 का ऐड होगा तो 17 हो जाएगा। बट 17 इज ग्रेटर देन ऑफ 15, 17 15 से बड़ा है, इसीलिए लूप यहाँ तक जाएगा ही नहीं। तो वैल्यू के प्रिंट हो जाएगी 5, 8, 11 एंड 14। इस तरह से आप मल्टी इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, बट दिस वैल्यू इज नॉट कंपल्सरी फॉर अस, कि ये इंक्रीमेंट कंपलसरी नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इंक्रीमेंट करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसे यूज़ नहीं करेंगे।
इसी टाइप से अगर मुझे लूप को उल्टा चलाना है, कि मुझे सीधा नहीं चलाना है, लूप को उल्टा प्रिंट कराना है, तो अगर मैं लूप को उल्टा प्रिंट करना चाहता हूँ कि मुझे डिक्रीमेंट ऑर्डर में प्रिंट कराना है, तो डिक्रीमेंट कराने के लिए इसमें कभी भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट हमेशा +1 का होता है, बट डिक्रीमेंट के लिए आपको -1, -2, -3 जो आप लगाना चाहते हो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वाले केस में अगर मुझे लूप को उल्टा प्रिंट कराना है कि मैं 9 से लेकर 3 तक लूप चलाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे स्टेप में लिख दी कि एल वैल्यू क्या दे दी, मैंने यहाँ पे 9 दे दी। स्टेप वैल्यू मेरी अपर लिमिट है वो कहाँ तक दे दी मैंने, 3 तक दे दी। तो स्टार्टिंग कहाँ से 9 से कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। तो 9 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा, और यहाँ क्या दे दिया, -1 दे दिया। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 9 प्रिंट होगी। 9 प्रिंट होने के बाद -1 होकर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वापस -1 होकर कहाँ, 7, 6, 5, 4 तक चलेगा। जैसे ही 4 के बाद 3 तक मिलेगा तो 3 कंडीशन ट्रू फॉल्स मिलते ही बाहर निकल जाएगा। तो आंसर कहाँ से प्रिंट हो रहा है, 9 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक प्रिंट होगा, 3 तक प्रिंट होगा। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 9 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, 3 पे एंड हो रहा है। तो इस तरह से आप वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। इन केस ऑफ आपने अगर यहाँ 3 की जगह 0 दे दिया, अगर आपने 3 से लेकर 0 दे दिया, तो यहाँ पर 4 के बाद 3, 2 एंड 1 भी प्रिंट हो जाएगा। तो लूप हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 9 से कहाँ तक चलेगा, 1 तक, और जैसे ही 0 पर पहुँचेगा ही बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप -1 का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसी फंक्शन को हम कहते हैं रेंज फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन अगर हम नहीं समझेंगे तो हम फॉर लूप का यूज़ नहीं कर पाएंगे और फॉर स्टेटमेंट का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो फॉर लूप को समझने के लिए सबसे पहले हमें रेंज फंक्शन को यूज़ करना होता है, और रेंज फंक्शन से ही हम प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। इसी रेंज फंक्शन के बाद फॉर लूप के अंदर एक इंपॉर्टेंट टूल और यूज़ में आता है। देन मैं आपको इसका स्ट्रक्चर और प्रोग्राम समझा रहा हूँ। तो अगर हम रेंज फंक्शन के बाद अगर हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं, तो फॉर लूप के अंदर 2 तरह के ऑपरेटर यूज़ में आते हैं, जिनमें एक ऑपरेटर होता है इन ऑपरेटर, दूसरा होता है नॉट इन ऑपरेटर, जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि इन और नॉट इन ऑपरेटर एक्चुअल में एक ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो किसी भी वेरिएबल को किसी सीक्वेंस वैल्यू के अंदर कंपेयर करते हैं कि वो वैल्यू इसमें अवेलेबल है या नहीं है। अगर वैल्यू अवेलेबल है तो वैल्यू ट्रू मिलेगी, अगर अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू फॉल्स मिलेगी। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम सीक्वेंस ऑफ रेंज कि, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज चलाने का मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू आ रही है वो सीक्वेंस वैल्यू आ रही है, कि अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक वैल्यू को चेक कर रहे हैं। तो इस वैल्यू को हम एक्चुअल में सीक्वेंस वैल्यू मानते हैं। तो अगर मैंने बाहर से कोई नंबर डाला तो उस नंबर को मुझे चेक करना है कि क्या वो नंबर मेरा इस लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो नंबर मेरा इस लिस्ट में अवेलेबल है तो कंडीशन ट्रू मिलेगी, अगर नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। तो फॉर लूप के अंदर जब रेंज फंक्शन का यूज़ होता है तो रेंज फंक्शन के अंदर वैल्यू को चेक कराने के लिए 2 तरह के ऑपरेटर यूज़ में आते हैं, जिनमें एक ऑपरेटर होता है इन ऑपरेटर और दूसरा होता है नॉट इन ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है कि जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखी 3 इन 1 2 3 4, इट मीन्स कि ये मेरे लिए एक रेंज की वैल्यू हो गई। इस रेंज वैल्यू में से मुझे चेक करना है कि 3 क्या इस रेंज में अवेलेबल है। अगर ये 3 इस रेंज में अवेलेबल है तो आंसर ट्रू आएगा, अगर नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो ये ऑपरेटर जो होते हैं वो हमारे फॉर लूप के अंदर वर्क करते हैं कि जब फॉर लूप का यूज़ किया जाता है तो फॉर लूप के अंदर 2 तरह के ऑपरेटर का यूज़ करना कंपलसरी, कि फॉर लूप किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से रेंज फंक्शन का यूज किया जाता है। तो ये हमारा रेंज फंक्शन यूज़ में आता है। अब इसी रेंज फंक्शन के बाद आखिर हम फॉर लूप का यूज कैसे करते हैं, किस तरह से उसे ऑपरेट करते हैं, किस तरह से सिंटैक्स यूज़ में लेते हैं, किस तरह से यूज